नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनुष्का एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, हमारी क्लासेस जो है वो आपको कैसी लग रही है यह आपको कमेंट करके बताना होता है और क्लास को क्या करना होता है, शेयर भी करना होता है अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो। हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर जो क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं आर्थिक समीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है साथियों वो है राजस्थान के अंदर पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी, इनकी जानकारी जो है हम आज की क्लास में लेने वाले हैं। तो आपको लास्ट में क्लास के कमेंट करके बताना है कि आपको जो है वो क्लास कैसी लग रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी पहली पशु गणना के बारे में, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पढ़ रहे हैं साथियों। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि पहली पशु गणना यानी सर्वप्रथम जो है भारत के अंदर पशु गणना जो है वो कब हुई साथियों। तो कब हुई, 1919 में हुई सबसे पहली पशु गणना। दिसंबर 1919 में हुई, अप्रैल 1920 के अंदर पशु गणना जो है वो क्या हुई साथियों, कंप्लीट हुई। अब देखो, पशु गणना राजस्व मंडल किसके द्वारा करवाई जाती है, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा पशुपालन निदेशालय जो जयपुर है, जयपुर के अंदर है, उसके सहयोग से हर 5 साल के उपरांत जो है साथियों पशु गणना करवाई जाती है। यानी पशु गणना कितने साल के अंतराल से होती है, हर 5 साल के अंतराल से पशु गणना जो है वो करवाई जाती है हमारे राजस्थान में। स्वतंत्र राजस्थान की प्रथम पशु गणना, यानी जब राजस्थान जो है वो स्वतंत्र हो गया उसके बाद में पहली जो पशु गणना हुई थी राजस्थान में वो कब हुई थी साथियों, याद रखना 1951 में हुई थी। कब हुई थी राजस्थान में स्वतंत्र होने के बाद में पहली पशु गणना, तो याद रखना 1951 के अंदर हुई थी। और कितने थे, 2.46 करोड़ पशु संपदा थी साथियों। ये 20वीं, अब जो पशु गणना हुई है 20वीं, वो प्रथम डिजिटल पशु गणना थी साथियों। यानी 20वीं पशु गणना जो है ना वो पहली डिजिटल पशु गणना थी साथियों। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब देखो, 19वीं पशु गणना कब हुई, 2012 के अंदर हुई साथियों। 19वीं पशु गणना कब हुई थी, 2012 के अंदर हुई थी। पशु गणना कब होती है, 5 साल के अंतराल से पशु गणना साथियों होती है। और 20वीं पशु गणना कब हुई, 2019 के अंदर हुई। क्या याद रखेंगे, 20वीं पशु गणना कब हुई साथियों, 2019 के अंदर हुई। तो देखो, 19वीं पशु गणना की जब हम बात करें तो इसमें 577.32 लाख पशु संपदा यानी 5,77,00,000 पशु संपदा है। अब देखो, 20वीं पशु गणना की जब हम बात करते हैं साथियों, लेटेस्ट जो पशु गणना हुई 2019, तो 568.1 लाख यानी 5,68,00,000 पशु संपदा जो है वो राजस्थान के पास है साथियों। अब देखो, 1.66% की क्या हुई, 19वीं और 20वीं पशु गणना का जो अनुपात निकाले कि उनमें कमी हुई या वृद्धि हुई, तो क्या हुई साथियों, पशुओं के अंदर कमी हुई। और ये कमी पूछी जा सकती है तो क्या याद रखना है, 1.66 की क्या हुई, पशु संपदा के अंदर कमी हुई साथियों। यानी लगभग कितने लाख की, 9 लाख की कमी हुई। 9 लाख पशु जो है वो क्या हो गए, कम हो गए साथियों। कौन सी पशु गणना के मुकाबले, 19वीं पशु गणना जो 2012 में हुई थी और 20वीं पशु गणना जो 2019 में हुई थी, उनके अंदर क्या हुई, 2019 में कमी हो गई साथियों, 1.66% यानी 19 लाख, 9 लाख पशुओं की क्या हो गई, कमी हो गई। कितने पशुओं की, 9 लाख पशुओं की कमी हो गई साथियों। अब देखो, हम बात करते हैं 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान के अंदर जो पशु घनत्व है ना वो कितना है। घनत्व समझते हैं ना, प्रति 1 किलोमीटर के अंदर पशुओं की कितनी संख्या है, वो क्या होता है, घनत्व है। तो देखो, राजस्थान में पशु घनत्व 168 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है राजस्थान में, 20वीं पशु गणना जो 2019 में हुई थी उसके अनुसार 168 वर्ग प्रति किलोमीटर है साथियों।
प्रति वर्ग किलोमीटर कितने पशु है राजस्थान में? 168। 20वीं पशु गणना के आधार पर राज्य में सबसे अधिक पशु घनत्व वाला जो जिला हमसे पूछ लिया जाए साथियों, तो क्या बता देना है? दौसा जिला है। यानी राजस्थान के अंदर कौन सी पशु गणना के आधार पर, 19वीं पशु गणना के आधार पर क्या पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो क्या बता देना है आपको? दौसा जिला है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक पशु जो है वो कौन से जिले में पाए जाते हैं? अपने दौसा जिले के अंदर साथियों पाए जाते हैं। 20वीं पशु गणना के आधार पर राज्य में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला, अभी हमने अधिकतम पशु घनत्व वाले जिले की बात की तो वो दौसा है। न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला जो है उसकी बात जब हम करते हैं तो वो कौन सा है? जैसलमेर है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या की दृष्टि से भी जैसलमेर और पशुओं की दृष्टि से भी प्रति वर्ग किलोमीटर में कौन सा जिला आता है साथियों? जैसलमेर जिला आता है। और सर्वाधिक पशु घनत्व कौन से जिले के अंदर पाया जाता है? अपने दौसा जिले के अंदर पाया जाता है। राजस्थान ऊन उत्पादन में पहला स्थान रखता है। अब हमसे पूछ लिया जाए प्रश्न कि भारत के अंदर ऊन उत्पादन में पहला स्थान कौन से राज्य का है, तो हमारे राजस्थान का ऊन उत्पादन के अंदर क्या है साथियों? पहला स्थान है। अब देखो भारत की 42.45% ऊन जो है वो कौन उत्पादित करता है? अपना राजस्थान करता है। 42.45% ऊन का उत्पादन जो है ना वो कौन करता है? हमारा राजस्थान करता है। उसके बाद में देखो भारत में पशु संपदा की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? यानी भारत के अंदर हमें यह पूछ लिया जाए कि पशु संपदा की दृष्टि से पहला स्थान जो है वो कौन से राज्य का है, तो क्या याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य जो है ना साथियों वो क्या है? अपने भारत के अंदर पहला स्थान रखता है पशु संपदा की दृष्टि से। और आपनो जो राजस्थान है ना वो कौन सा स्थान रखा है? तो राजस्थान जो है भारत के अंदर पशु संपदा की दृष्टि से दूसरो स्थान रखे है साथियों। यह बात भी थाने चौखी तरिया याद रखनी है। ठीक है कि राजस्थान जो है वो पशु संपदा की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। अब देखो 20वीं पशु गणना के आधार पर राजस्थान में कौन सी पशु गणना 2019 में जो हुई है उस पशु गणना यानी 20वीं पशु गणना के आधार पर राजस्थान में पूरे भारत के 10.58% कितने? 10.58%, 10.60% क्या है? पशुधन है। यानी 10.58 या 10.60 कह सकते हैं हमारे पास क्या है? पशुधन है। कौन सी पशु गणना के अनुसार? 20वीं पशु गणना जो कब हुई? 2019 के अंदर हुई साथियों। ठीक है। उसके बाद में देखो हम बात करते हैं कि राजस्थान का भारत में कौन से पशुओं में पहला स्थान है। जब पशु गणना होती है तो उसमें हमें यह भी पता तो चलता है कि कौन से पशु जो हैं वो भारत में राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जबान पता नहीं कैसे फिसल रही है। तो अपने राजस्थान में कौन से पशु हैं जो सर्वाधिक हैं और उनके अंदर उन पशुओं में राजस्थान पहला स्थान रखता है? तो देखो सबसे पहली बात करांगा बकरियां की। किन बात करांगा? बकरियां की। किसकी बात करेंगे साथियों? बकरियों की बात करेंगे। तो बकरियों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में क्या है? पहला स्थान है। यानी सबसे ज्यादा बकरियां जो हैं वो कहां पर है? अपने राजस्थान के अंदर है। तो बकरियों की दृष्टि से राजस्थान भारत में पहले नंबर पर है। और ऊंट की दृष्टि से राजस्थान का भारत में क्या है? पहला स्थान है। रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ना, तो क्या है? ऊंट की दृष्टि से भी अपने राजस्थान का भारत में क्या है साथियों? पहला स्थान है। अब गधा जो है ना उसकी दृष्टि से भी भारत में राजस्थान का क्या है? पहला स्थान है। यानी गधे जो है ना वो भी अपने राजस्थान में साथियों क्या है? सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है। तो पहला स्थान कौन कौन से पशुओं में है? बकरियों में है, ऊंट में है और तीसरा किस में है? गधे के अंदर है।
अब देखो हम आगे बात करते हैं कि 19वीं और 20वीं पशु गणना में क्या वृद्धि हुई, क्या कमी हुई, उसकी जानकारी हम लेते हैं। प्रश्न जो है कई बार यहीं से बनते हैं। तो देखो, गधे की जब हम बात करते हैं तो भारत में 25% गधे हैं। स्थान पहला है। वृद्धि कितनी हुई? राजस्थान का है ये स्थान। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान के स्थान की बात कर रहे हैं साथियों। तो वृद्धि हुई या कमी हुई? तो देखो, माइनस। क्या हुआ? माइनस, तो मतलब क्या हो गई? कमी हो गई साथियों। 71.31% की क्या हो गई? कमी हो गई। अब देखो हम बात करते हैं ऊंट की साथियों। तो भारत में कितने प्रतिशत है? 84 पॉइंट। भारत के कितने प्रतिशत ऊंट राजस्थान के अंदर है? 84.43% अपने भारत के अंदर है। अब देखो स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। और वृद्धि हुई या कमी हुई? तो -34.69% की क्या हो गई? इसमें कमी हो गई साथियों। अब देखो बकरी की बात करते हैं तो कितनी है? 14% है। स्थान कौन सा है? पहला है। वृद्धि हुई या कमी हुई? तो क्या हुई साथियों? कमी हुई। 3.81% की क्या हो गई? कमी हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं भैंस की साथियों। किसकी बात करेंगे? भैंसों की बात करेंगे। तो 12.47% भैंसे हैं। और कौन सा स्थान है अपने राजस्थान का भैंसों की दृष्टि से? दूसरा स्थान है साथियों। अब देखो वृद्धि हुई कि कमी हुई? तो देखो इसमें क्या हुई साथियों? वृद्धि हुई। 5.53% की क्या हुई? वृद्धि हुई। उसके बाद में हम बात करते हैं अश्व यानी घोड़े की। तो 10% है। और राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कमी हुई कि वृद्धि हुई? तो कमी हुई। 10.85% की साथियों क्या हो गई? कमी हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं भेड़ की। तो भेड़ कितनी है? 10.64% है साथियों। और स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। और क्या है? कमी हुई की वृद्धि? तो -12.95% की कमी दर्ज की गई साथियों। गाय की जब हम बात करते हैं तो 7.23% है। स्थान कौन सा है? छठा है। और कमी हुई की वृद्धि हुई? वृद्धि हुई साथियों। +4.41% की क्या हुई? वृद्धि हुई साथियों। तो ये अच्छे से सारणी आप याद कर लेना। प्रश्न कई बार देखने को मिल सकते हैं आपको। अब हम बात करते हैं 20वीं पशु गणना के अनुसार कुक्कुट संख्या की, यानी कुक्कुट मुर्गा मुर्गे की संख्या की। 146.23 लाख 19वीं पशु गणना के अनुसार, यानी 80.24 लाख थे। 66 लाख की क्या हो गई साथियों? इसमें वृद्धि हो गई। मुर्गी पालन जो है उस पर ज्यादा जोर दिया गया। कितनी हो गई? 66 लाख की इसमें वृद्धि हुई। कड़कनाथ मुर्गा बांसवाड़ा के अंदर है साथियों। कहाँ है कड़कनाथ मुर्गा? बांसवाड़ा के अंदर है साथियों। अब देखो राजस्थान को प्रथम पक्षी चिकित्सालय जोहरी बाजार, यानी राजस्थान के क्या, राजस्थान जो है ना अपनो बी के अंदर पहलो पक्षी चिकित्सालय है साथियों। और कट्ठे है? जयपुर के अंदर है। जयपुर में भी कहां पर है? जोहरी बाजार में स्थित है। कौन सा? प्रथम पक्षी चिकित्सालय। पशु चिकित्सालय नहीं, पक्षी चिकित्सालय साथियों, याद रखना। आरसीडीएफ के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान हेतु प्रथम हिमीकृत वीर्य बैंक की स्थापना बस्सी जो जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर आता है वहां पर की गई है साथियों। ये बात भी याद रखना। किसके सहयोग से? आरसीडीएफ 1977 जो कार्यरत संस्था है जयपुर के द्वारा। राजस्थान का दूसरा सीमन बैंक जो है वो पूछा जाए तो कहां पर है? फलोदी जिले के नारवा खींचियान गांव में स्थापित किया जा रहा है साथियों। याद रखना कि राजस्थान का दूसरा सीमन बैंक फलोदी जिले के नारवा खींचियान गांव जो है वहां पर क्या किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है साथियों। अब देखो राजस्थान दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। यानी हमें पूछा जाए कि अपना राजस्थान जो है ना
वो दूध उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो क्या बताना है? दूसरे स्थान पर है। अब प्रश्न उठेगा कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है दूध के उत्पादन में? तो क्या याद रखना है? उत्तर प्रदेश है। पशु भी सर्वाधिक कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो दूध उत्पादन में भी पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश राज्य का है। 2018-19 में दूध उत्पादन 23,668 टन हुआ। कब? 2018-19 में दूध का उत्पादन कितना हुआ उसकी जब हम बात करें तो साथियों कितना हुआ? 23,668 टन दूध का उत्पादन हुआ। कहां पर? राजस्थान में। 2021-22 में दूध उत्पादन की जब हम बात करें तो कितना दूध उत्पादन हुआ? 33,265 टन का दूध उत्पादन हुआ। यानी क्या हो गई? इसके मुकाबले 18-19 के मुकाबले 2021-22 में दूध के उत्पादन में क्या हो गई साथियों? वृद्धि हो गई। यानी कितने % की वृद्धि हुई? तो 40.55% की क्या हो गई? दूध के उत्पादन में साथियों वृद्धि हो गई। राजस्थान की सबसे बड़ी मेट्रो डेयरी किसकी बात करें? राजस्थान की सबसे बड़ी मेट्रो डेयरी की जब हम बात करते हैं तो ये कहां पर है? बस्सी में। और बस्सी जो है वो कहां पर है? जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर है। जो जयपुर से काटकर जिला बनाया गया ना, जयपुर ग्रामीण, उस जिले के अंदर है बस्सी, जहां पर राजस्थान की सबसे बड़ी मेट्रो डेयरी है साथियों, ध्यान रखना। राजस्थान में वर्मूल डेयरी जोधपुर में स्थित है। पूछा जाए कहां पर है तब बताना है। राज्य में उर्मूल डेयरी बीकानेर में भी स्थित है। राज्य में गंगमूलो डेयरी जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। कई बार ऐसे प्रश्न जो है वो देखने को मिलते हैं। भारत का 14.63% दूध उत्पादन जो है वो कहां पर होता है? अपने राजस्थान में हुआ है। यानी भारत का 14.63% दूध उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में होता है। राजस्थान में दूध उत्पादन में प्रथम जिला जो है वो कौन सा है साथियों? जयपुर ग्रामीण है। यानी राजस्थान में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो जिला है ना वो पूछा जाए तब क्या बता देना है? वो जिला है अपना जयपुर ग्रामीण जिला है साथियों। राजस्थान में न्यूनतम दूध उत्पादन पूछा जाए तो कहां पर होता है? बांसवाड़ा में। सबसे कम उत्पादन दूध का कहां पर होता है? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर होता है। राजस्थान की प्रथम दूध डेयरी पद्मा अजमेर में स्थित है। कहां पर है? प्रथम दूध डेयरी है ना वो कहां पर है साथियों? अजमेर के अंदर है। राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी रानीवाड़ा सांचौर में स्थित है। यानी राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी जो है ना वह कहाँ है? वह है अपने रानीवाड़ा। और रानीवाड़ा जो है वो कठे है? वो सांचौर जिले के मायने है। जो सांचौर जिला नया बना है वहां पर है साथियों। अब देखो हम बात करते हैं श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो हमने जब कृषि के बारे में जानकारी ली थी तब पढ़ा था इन क्रांतियों के बारे में कि कौन सी क्रांति है किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है साथियों? दूध के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संस्थापक पूछा जाए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का संस्थापक हमें पूछा जाए तो किसको माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड आनंद गुजरात से शुरू हुआ 1970 में वर्गीज कुरियन के द्वारा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन कोझिकोड केरल का मूल निवासी था। पूछ लिया जाए ये वर्गीज जो है श्वेत क्रांति का जनक ये कहाँ का निवासी था? तो क्या याद रखेंगे? केरल का निवासी था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की मृत्यु 9 सितंबर 2012 में हुई थी साथियों। पूछ लिया जाए बाई चांस तो कब हुई? 9 सितंबर 2012 के अंदर हुई। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने दूध में उत्पादन बढ़ाने के लिए 1970 में राजस्थान सहित 10 राज्यों में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। ये ध्यान देने योग्य बात है कि डॉक्टर वर्गीज जो थे उन्होंने दूध में
अधिक से अधिक उत्पादन हो, दूध का उत्पादन बढ़े, उसके लिए कब प्रयास किया? 1977 में राजस्थान को मिलाकर 10 राज्यों में क्या चलाया? ऑपरेशन फ्लड चलाया साथियों। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने 1946 में गुजरात में अमूल डेयरी की स्थापना की, और गुजरात के अंदर अमूल दूध जो है ना, 1946 में गुजरात में अमूल डेयरी की क्या की थी साथियों? स्थापना की थी। किसने? वर्गीज कुरियन ने। अब हम बात करते हैं राजस्थान डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन RDDF, जिसकी स्थापना 1975 में कहाँ हुई साथियों? जयपुर के अंदर हुई। तो देखो, इसका नाम बदलकर क्या हुआ? इसका नाम बदला गया कब साथियों? 1977 में। क्या कर दिया गया? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF कर दिया गया। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन 1977 में जयपुर में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ये वर्तमान में राजस्थान में डेयरी क्षेत्र की सर्वोच्च शीर्ष संस्था है। राजस्थान में सबसे ऊंची डेयरी संस्था जो है वो यही है साथियों। वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 तक 17,463 दुग्ध सहकारी समितियों को राज्य में 24 जिला दुग्ध उत्पादन संघों से ये क्या है? संबंधित है साथियों। कितनी सहकारी समितियों को राज्य में? 24 जिला दुग्ध उत्पादन संघों से संबंधित है ये। जिला दुग्ध संघ संयंत्रों की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 51.20 लाख लीटर प्रतिदिन है, जिसमें नवंबर 2022 तक RCDF से संबद्ध सभी दुग्ध संघों ने प्रतिदिन औसतन 26.61 लाख किलोग्राम दूध संकलित किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है साथियों। वर्तमान की जब हम बात करें कि राज्य भर में 8.59 लाख दुग्ध उत्पादक सहकारिता पर आधारित डेयरी विकास कार्यक्रम से संबंधित है। उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि व तकनीक विश्वविद्यालय के अधीन दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की गई है। यानी उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि व तकनीक विश्वविद्यालय जो है उसके अधीन जो है साथियों दूध विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की गई है। कहां पर? उदयपुर जिले के अंदर। राजस्थान में दीर्घायु वाला दुग्ध संयंत्र टेट्रा पैक संयंत्र जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। दीर्घ आयु वाला टेट्रा पैक दुग्ध संयंत्र जो है वो जयपुर डेयरी में दीर्घ आयु वाला, लंबे समय तक सही रहने वाला अत्याधुनिक 50,000 लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन क्षमता का टेट्रा पैक दूध संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया है। यानी लंबे समय तक दूध सही रह सके। वो कहां पर स्थापित किया गया है साथियों? तो जयपुर के अंदर। राज्य की पहली महिला दुग्ध समिति इंदौरा गांव चित्तौड़ में स्थित है। प्रश्न आ सकता है कि राज्य की पहली महिला दुग्ध समिति जो है वो कहां पर है? तो क्या याद रखना है? इंदौरा गांव कहां पर है? चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ में क्या है? स्थित है साथियों। सैकला, नेत्रा, गिड़गिड़ी, झेरना आदि दही बिलोने से संबंधित है। प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसमें बीच में जब बात दूध की चल रही है तो दूध से क्या कर सकते हैं? दही भी बिलोते हैं, छाछ बनाई जाती है। तो उससे कई बार परीक्षा में आता है देखने से ये प्रश्न। तो देखो, सैकला दूध बिलोने को वह, नेत्रा जो है वो दूध बिलोने को वह, गिड़गिड़ी ने भी क्या में काम में ली जाए? दूध बिलोण में ली जाए। जेरने ने भी क्या में ली जाए साथियों? दूध बिलोने के काम में ली जाए है। राज्य के 4 दुग्ध संयंत्र जो है वो जयपुर में है, एक अलवर में है, एक बीकानेर में है और एक भीलवाड़ा में है। भारत मानक ब्यूरो जो है ना उसके द्वारा उच्चतम गुणवत्ता मानक ISO 9002 के अंतर्गत ये क्या है साथियों? प्रमाणित है। क्या है? 4 दुग्ध संयंत्र जो है ये भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा प्रमाणित है। राज्य के दूध में
क्या है साथियों? राज्य के दूध के अंदर होने वाली सिंथेटिक एवं रासायनिक मिलावट व मौजूद हानिकारक तत्वों की जांच करने के लिए मानसरोवर जयपुर में राज्य की पहली उन्नत दूध परीक्षण व अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई है, जो 7 अक्टूबर 2014 को क्या किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था। पूछ लिया जाए उद्घाटन कब हुआ? जो राज्य का दूध है, राजस्थान को जो दूध है, राज्य का जो दूध है, उसको उसमें होने वाली सिंथेटिक और रासायनिक मिलावट, कौन सी? सिंथेटिक और रासायनिक मिलावट और हानिकारक तत्वों की जांच करने के लिए, जो दूध के अंदर मिलाए जाते हैं हानिकारक तत्व है, उनकी जांच करने के लिए मानसरोवर जयपुर के अंदर प्रयोगशाला जो है वो स्थापित की गई है। उद्घाटन कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2014 को इसका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। अब बात करते हैं राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना की। राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना की जब हम बात करते हैं तो देखो शुरुआत कब हुई थी? याद रखना 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। छठा चरण 1 जनवरी 2022 से इसका चालू है। यानी अब कौन सा चरण है? छठा चरण है, जो कब से? 1 जनवरी 2022 से इसका छठा चरण जो है वो चालू है। इस योजना में दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना, दूध उत्पादन जो करने वाला है उसकी दुर्घटना के अंदर मृत्यु एवं पूर्ण स्थायी विकलांगता आ जाए तो 5 लाख एवं आंशिक स्थायी विकलांगता आने पर 2.5 लाख की बीमा राशि क्या है? दे है। मृत्यु हो जाए या स्थायी रूप से विकलांग हो जाए तो इस योजना में 5 लाख रुपए मिलते हैं दुग्ध उत्पादक जो है उसको, और अगर थोड़ी बहुत विकलांगता आ जाए तो कितनी राशि बीमा की मिलती है? 2.5 लाख रुपए मिलती है। इस योजना के अंतर्गत नवंबर 2022 तक, कब तक साथियों? नवंबर 2022 तक 1,55,239 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया है। ये बात याद रखनी है। उसके बाद में देखो सरस सामूहिक आरोग्य बीमा की बात करते हैं। सरस सामूहिक आरोग्य बीमा की जब हम बात करते हैं तो जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के द्वारा इसका 17वां चरण 15 अक्टूबर 2022 से शुरू किया गया। 17वां चरण कब से शुरू किया गया? याद रखना 15 अक्टूबर 2022 से इसका 17वां चरण शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत नवंबर 2022 तक 38,529 दुग्ध उत्पादकों का क्या किया गया? बीमा किया गया साथियों। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना जो है 1 अप्रैल 2013 को शुरू हुई। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना 1 अप्रैल 2013 को शुरू हुई, बाद में क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 1 फरवरी 2019 को फिर से इस योजना को शुरू किया गया। मुख्यमंत्री दूध उत्पादक योजना को कब से शुरू किया गया? 1 फरवरी 2019 को फिर से शुरू किया गया। प्रारंभ में दुग्ध उत्पादक को 2 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि, फिर बजट 2022-23 में अनुदान राशि बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई। पहले 2 रुपए प्रति लीटर थी, फिर 2022-23 के बजट में इसको कितना बढ़ा दिया गया? 3 रुपए इसमें वृद्धि कर दी गई, 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। दुग्ध संघों को अप्रैल से नवंबर 2022 तक 160.70 करोड़ की अनुदान राशि का भुगतान जो है इस योजना के अंतर्गत साथियों किया गया। चारा बीज वितरण योजना की बात करें, किसकी? चारा बीज वितरण योजना की बात करें तो आरसीडीएफ के द्वारा नवंबर 2022 तक अनुदानित दर पर 5,806
क्विंटल उन्नत चारा बीज की आपूर्ति इस योजना में किसानों को साथियों की गई। पशुधन निशुल्क दवा योजना, किसकी बात करें? पशुधन निशुल्क दवा योजना की जब हम बात करें तो 15 अगस्त 2012 से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। कब से? 15 अगस्त 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। भामाशाह पशु बीमा योजना, कौन सी योजना है इसके अंदर? भामाशाह पशु बीमा योजना। इसकी शुरुआत 23 जुलाई 2016 से हुई थी साथियों। अब देखो, भामाशाह पशु बीमा योजना के अंदर SC ST BPL श्रेणी के लोगों को बीमा राशि का 70% जो है वो राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। SC ST और BPL श्रेणी के जो लोग हैं ना, उनको 70% भामाशाह पशु बीमा योजना में 70% कौन सी सरकार देती है साथियों? राज्य सरकार देती है। इसके अलावा सामान्य श्रेणी के लोगों को 50% अनुदान जो है वो सब्सिडी यानी राज्य सरकार के द्वारा मिलता है। सामान्य को तो 50, बाकी जो है उनको 70% भामाशाह पशु बीमा योजना के अंदर जो राशि अनुदान दिया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। और पशुधन निशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2012 को। और भामाशाह पशु योजना की शुरुआत जब हमसे पूछ ली जाए तो क्या याद रखेंगे? 23 जुलाई 2016 को हुई थी। अविका कवच योजना की जब हम बात करते हैं साथियों तो देखो, ये राज्य सरकार के द्वारा भेड़ पालकों के लिए शुरू की गई। यानी क्या याद रखना है? अविका कवच योजना किसके लिए शुरू की गई थी? राज्य सरकार के द्वारा जो भेड़ पालक है ना उनके लिए शुरू की गई थी। अब देखो, इस योजना के तहत भेड़ों का बीमा कराने पर SC ST BPL श्रेणी के लोगों को 80% राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। यानी हम कौन सी योजना की बात कर रहे हैं? अविका कवच योजना की बात कर रहे हैं, जो किसके लिए शुरू की गई है? भेड़ पालकों के लिए शुरू की गई है। और इसमें भेड़ों का बीमा कराने पर कौन करवाए? SC ST और BPL श्रेणी के लोग करवाते हैं। तो उनको कितना याद रखना? उनको 80% राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। और सामान्य श्रेणी को कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? 70% अनुदान जो है वो दिया जाता है साथियों। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर, और अविका नगर कहां पर है? टोंक में है। अब देखो, अंडों का उत्पादन 2018-19 में 1662 मिलियन से बढ़कर 2021-22 में 2688 मिलियन हो गया। मांस उत्पादन जो है वो 2018-19 में 192,000 टन से बढ़कर 2021-22 में 221,000 टन हो गया। ये बात याद रखना है कि किसके उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, ये बात याद रखनी है। ऊन उत्पादन 2018-19 में 145 लाख किलोग्राम से बढ़कर 2021-22 में 156 लाख किलोग्राम हो गया। साथियों, इनका उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, क्या कमी हुई, ये सब याद रखने योग्य बातें हैं। पशुओं में रोग नियंत्रण हेतु वर्ष 2022-23 में 182.29 लाख टीकाकरण किए गए। पूछा जा सकता है कितने? 182.29 लाख टीकाकरण किए गए। पशुओं में उन्नत नस्लों हेतु दिसंबर 2022 तक 1.36 लाख बड़े पशुओं एवं 2.15 लाख छोटे पशुओं का बंध्याकरण तथा 19.31 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए। साथियों, भारत सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM के अंतर्गत राजस्थान में भेड़ व बकरी वंश की नस्ल सुधार योजना GIGS संचालित की जा रही है, जिसमें भेड़ और बकरियों की नस्ल सुधारी जाए। इस योजना के अंतर्गत बकरी पालकों के लिए प्रदर्शनी व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करके उच्च गुणवत्ता वाले नर एवं मादा बकरी का चयन किया जाता है। यानी प्रशिक्षण और
जो शिविर है वो लगाए जाते हैं। वहां पर नर और बढ़िया नस्ल की मादा बकरी का चयन किया जाता है, जिसमें केंद्र एवं राज्य का हिस्सा राशि का प्रतिशत 60:40 है। केंद्र 60% देता है और राज्य 40% है। ये परियोजना वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिलों में है? अजमेर में, जयपुर में, सीकर में, नागौर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, चूरू, सिरोही, कुचामन सिटी, इन जिलों के अंदर ये योजना संचालित है। साथियों, बकरियों की नस्ल अच्छी हो, भेड़ों की नस्ल अच्छी हो, बकरी पालकों के लिए शिविर जो है वो आयोजित किए जाते हैं। वहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और बढ़िया उच्च गुणवत्ता वाली नस्ल की बकरी जो नर और मादा है उनको चुना जाता है। पोल्ट्री पालकों के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट IPPP वर्ष 2017-18 में शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत साथियों ब्रायलर और LIET लेयर उत्पादन परियोजनाएं राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित की जा रही हैं। ये बात याद रखनी है। वर्ष 2022-23 में उन ग्राम पंचायतों में उन ग्राम पंचायतों में जहां विभागीय पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, 300 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने प्रस्तावित हैं, जिसमें से 246 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र जो है वो खोले जा चुके हैं और खोले जाने प्रस्तावित हैं। वर्ष 2022-23 में 3 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों जैसे चाकसू जो जयपुर में है, कुचामन पहले नागौर में आता था, अब कुचामन जो नया जिला नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है, को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया है। नाथ द्वारा राजसमंद में एक किसान प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत किया गया है। यानी नाथ द्वारा राजसमंद में क्या किया गया है? एक नया किसान प्रशिक्षण केंद्र जो है वो स्वीकार किया गया है, जिस पशु आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में नियामक अधिनियम बनाकर लागू किया जाएगा। इसके साथ ही पशु आहार की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रत्येक जिले में 33 जांच प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। साथियों, जयपुर में एक आधुनिक जैव सुरक्षा प्रयोगशाला 3 BSL 3 लैब जो है वो स्वीकृत की गई है और राज्य में पशु चिकित्सा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण और पशु चिकित्सा सुविधाओं की बेहतरी के लिए 2927 पशु चिकित्सा राहत समितियों का क्या किया गया है? गठन किया गया है। साथियों, राज्य में ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए ऊंटों की संख्या में कमी हुई थी ना, हमने पढ़ा है, तो ऊंटों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए ऊंट प्रजनन बढ़ावा देने के लिए क्या किए जा रहे हैं? ऊंट प्रजनन यानी ऊंट प्रजनकों को वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 2 किस्तों में 2 महीने की आयु के साथ दिए जाएंगे आधे तो, और आधे 1 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद में दिए जाएंगे। 10,000 रुपए 2 किस्तों में दिए जाएंगे। नवजात प्रत्येक बछड़े के लिए प्रदान किए जाएंगे और जो नवजात बछड़े हैं ना उनके लिए भी प्रदान किया जाएगा। 2.5 करोड़ के वित्तीय प्रावधान के साथ इस योजना में लगभग 5,000 ऊंट प्रजनकों को लाभान्वित किया जाएगा। यानी ऊंटों की संख्या घट रही है, तो ऊंटों की संख्या को बढ़ाने के लिए ऊंटों का जन्म होगा तो ऊंट पालक जो है उनको 10,000 रुपए की राशि ऊंट के जन्म पर 2 किस्तों में दी जाएगी। एक तो 2 महीने का होने पर 5,000 रुपए और 1 वर्ष का होने पर 5,000 रुपए, और यही जो है वो बछड़ों के प्रजनन पर भी दी जाएगी। इसके लिए सरकार पर कितना वहन है? 2.5 करोड़। लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम हेतु पशुपालन विभाग द्वारा उठाए गए कदम। रोग आया था ना पशुओं के ऊपर, गौओं के ऊपर आया था लंपी रोग, उसके लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए? लंपी स्किन डिजीज से गोवंश को बचाना
राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसके लिए पूरी सजगता और सतर्कता के साथ सुनिश्चित हर संभव प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किए गए। साथियों, 31 दिसंबर 2022 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 32 जिलों में 15,67 क्या 1,56,717 पशु जो है इस रोग से प्रभावित हुए, जिनमें से कितने 14,91,187 पशु रोग जो है वो ठीक हो गए, यानी 14,91,187 पशुओं के रोग ठीक हो गए। और अब तक इस रोग से 76,030 पशुओं की क्या हुई साथियों, मृत्यु हुई। इस गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए औषधियों की पर्याप्त आपूर्ति के साथ गोवंश का तेजी से क्या किया गया, टीकाकरण किया गया। पशुपालन विभाग के द्वारा यह टीकाकरण किया गया और इसके अतिरिक्त पशुपालन विभाग द्वारा और कदम भी साथियों उठाए गए। यानी राज्य में लंपी रोग की पुष्टि होने पर पशुपालन विभाग के द्वारा 12 मई 2022 को ही गाइडलाइन जारी करके और बीमारी की रोकथाम एवं गोवंश को बचाने के प्रयास जो है वो शुरू कर दिए गए थे। राज्य में पशु चिकित्सा कार्मिकों की कमी को दूर करने के लिए 200 पशु चिकित्सक व 300 पशुधन सहायकों अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस यूटीबी पर क्या किए गए, नियुक्त किए गए। वर्तमान में राज्य के 32 जिलों में गोवंशीय पशुओं में लंपी स्किन डिजीज रोग प्रकोप को संसूचित किया गया। राज्य में दिनांक 31 दिसंबर 2022 तक जो प्राप्त रिपोर्ट हुई उसके अनुसार 106.39 लाख पशुओं का किया गया, टीकाकरण किया गया। गौशालाओं को वर्ष में मिलने वाले अनुदान को 6 माह से बढ़ाकर 9 महीने का किया गया। इससे गौशालाओं को सबल प्राप्त हो सकेगा। राजस्थान मुख्यमंत्री कोष के तहत लंपी रोग नियंत्रण कोष खाता खोला, जो प्राप्त राशि का उपयोग रोग नियंत्रण हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने पर किया गया और निदेशालय स्तर पर रोग के नियंत्रण के लिए समस्याओं का समाधान और सूचनाओं के त्वरित संप्रेषण हेतु राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष की क्या की गई साथियों, स्थापना की गई। जो जिला स्तर पर भी जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए। आपको ध्यान होगा कि हर जिले के अंदर क्या किए गए थे, जब लंपी रोग आया था तो नियंत्रण कक्ष जो है वो स्थापित किए गए। तो कोई भी फोन करता और जानकारी देता तो वहां क्या होता, पशुओं का इलाज होता। किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन 181 पर उक्त बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधित पशुपालकों आमजन की समस्याओं भ्रांतियों आदि के निराकरण हेतु 2 विभागीय अधिकारियों को कॉल सेंटर पर ड्यूटी देने के लिए क्या किया गया, निर्देशित किया गया। निदेशालय स्तर से रोग के नियंत्रण और रोकथाम से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर दिशा निर्देश मानक संचालन प्रक्रियाएं जो है वो एसओपी के द्वारा जारी की गई साथियों। यानी राज्य सरकार के द्वारा राज्य में पशु मेलों पशु हाट पर रोक लगाई जा चुकी। उस समय की बात कर रहे हैं जब लंपी रोग आया था, तब रोक लगाई गई। रोग के नियंत्रण हेतु जिलों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे थे तथा समस्त आवश्यक सावधानियां रखते हुए पीड़ित पशुओं का उपचार और अन्य रोग से रोकथाम संबंधी गतिविधियां जारी की गई थी। इनसे बचाने और गोवंश जो है उनको वध से बचाने के लिए गोवंश योजना के अंतर्गत बड़े मवेशियों के लिए 40 रुपए प्रतिदिन और छोटे मवेशियों के लिए 20 रुपए प्रतिदिन की दर से गौशालाओं में मवेशियों को रखने की अवधि या 1 साल जो भी कम हो तक सहायता देने का प्रावधान है और इस पर नवंबर 2022 तक 1.20 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, खर्च किए गए हैं। निराश्रित नर गोवंश की समस्या के समाधान के लिए नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना संचालित है। 16 नंदी गौशालाएं संचालित हो चुकी हैं
इसके अंतर्गत नवंबर 2022 तक 7.20 करोड़ संबंधित जिलों को आवंटित किए जा चुके हैं रुपए। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना संचालित है। इस योजना के तहत एक गौशाला में एक बायोगैस संयंत्र स्थापित हो चुका है। गौशाला विकास योजना के तहत राज्य की पंजीकृत गौशालाओं जिसमें कम से कम 100 मवेशी हो में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिकतम 10 लाख की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत 124 गौशालाओं की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इसके लिए 8.90 करोड़ का भुगतान जो है उसकी स्वीकृति संबंधित जानकारी हो चुकी है संबंधित जिलों को देने के लिए। मत्स्य पालन की जब हम बात करते हैं साथियों, तो देखो राजस्थान में मत्स्य विभाग की स्थापना 1982 में हुई। मत्स्य प्रशिक्षण महाविद्यालय जो है वो कहाँ पर है? उदयपुर जिले के अंदर है। केंद्रीय मत्स्य की शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में। स्थापना 2010 में हुई थी। नवंबर 2022 तक 34,336 मीट्रिक टन मत्स्य का उत्पादन हो चुका है। आजीविका मॉडल आदिवासी मछुआरों के उत्थान के लिए योजना जो है वो शून्य राजस्व मंडल पर आधारित है, यानी मछली पकड़ने की संपूर्ण कीमत मछुआरों को हस्तांतरित की जाती है और सरकार राजस्व अर्जन करने के बजाय मछुआरों की आजीविका पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस योजना में यह योजना जो है ना वो 3 जलाशयों के ऊपर शुरू की गई है। जयसमंद ढेबर झील सलूम्बर जिले में, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले के अंदर, कडाना बैंक वाटर डूंगरपुर जिले के अंदर। इस योजना के तहत 57 मछुआरों सहकारी समितियों के 6,218 मछुआरों को लाभान्वित किया गया, यानी इस योजना के क्या है 57 मछुआरा सहकारी समितियां हैं, उनके 6,218 मछुआरे जो है उनको लाभ प्राप्त हो चुका है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मत्स्य प्रसंस्करण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए निम्न बांधों से केंद्र स्थापित किए गए हैं, जैसे रामसागर धौलपुर में किया गया है, राणा प्रताप सागर रावत भाटा में, जयसंबंध सलूम्बर में, बिसलपुर टोंक में, जवाई बांध पाली के अंदर। नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा 3.44 करोड़ की केज कल्चर योजना माही बजाज सागर बांध में आधुनिक मत्स्य तकनीकों के प्रौद्योगिकी विस्तार एवं प्रदर्शन हेतु स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत 56 तैरते हुए पिंजरे स्थापित किए जा चुके हैं। 56 तैरते हुए पिंजरे। बिसलपुर बांध जो कहाँ टोंक में सजावटी मछली प्रजनन यानी रंगीन फिश एक्वेरियम जो है इकाई और इक्वेरियम गैलरी स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-21 से संचालित है साथियों। मत्स्य अभ्यारण्य बड़ी तालाब कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। मत्स्य मंडी कानोता जयपुर के अंदर है। केंद्रीय राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्म कासिमपुरा कोटा भीमपुरा बांसवाड़ा में है। तो ये क्या थी साथियों, हमारी आज की क्लास थी। आपको जो है वो क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट करके बताना होता है। अगली किसी क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।